मानव चेतना के क्षेत्र पर आज हम विचार करेंगे। यद्यपि कई बार क्षेत्र, चेतना की अवस्था, चेतना के स्तर, चेतना के प्रकार, ये सब आपस में ये ऐसी मिली जुली चीजें हैं कि कई बार हम इस संदेह में पड़ जाते हैं कि क्या ये जो चेतना के प्रकार हैं यही क्षेत्र है, क्या चेतना की जो अवस्थाएं हैं यही क्षेत्र है। और मैं जो विभिन्न सामग्री पुस्तकों में देख रहा था, वहां कहीं क्षेत्र को लेकर के ऐसा कोई विशेष वर्गीकरण हमें मिलता नहीं। लेकिन फिर भी आज हम विचार करेंगे उसका जो आधार है। जब हम क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, कोई क्षेत्र परिभाषित करते हैं, तो वास्तव में वो एक परिधि है। मान लीजिए किसी भूमि का क्षेत्र हो, मैं रोहतक जनपद के क्षेत्र की बात करूं तो रोहतक जनपद की एक परिधि है, एक बाउंड्री है, एक मर्यादा है। उस बाउंड्री के अंतर्गत रोहतक जनपद का क्षेत्र है। यदि मैं हरियाणा के क्षेत्र की बात करूंगा तो उसकी अपनी एक बाउंड्री है। ऐसे ही भारत के क्षेत्र की बात करें, ऐसे ही चेतना के भी क्या कोई क्षेत्र हैं जहां कहीं विभिन्न परिधियां हों। तो उस आधार पर आज हम मानव चेतना के क्षेत्रों पर विचार करेंगे। तो कई बार हम ऐसा अनुभव करें, देखिए चेतना का एक जो, इसलिए यदि हम बड़े दो क्षेत्र बनाए मानव चेतना के, तो विचार करके मानव चेतना के जो बड़े दो क्षेत्र बन सकते हैं, उसके अंतर्गत कई उपक्षेत्र हो सकते हैं। जो बड़े दो क्षेत्र बनेंगे वो व्यक्तिगत चेतना है और एक सामूहिक चेतना है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, क्योंकि व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी एक परिधि है। तो व्यक्ति की अपनी चेतना, चेतना का एक व्यक्तिगत क्षेत्र है। और चेतना का व्यक्ति जब बाहर निकलता है, अपने उस व्यक्तिगत क्षेत्र से बाहर आता है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति मिलके ही समूह बनते हैं, तो फिर एक समूह की चेतना भी आती है, जिसे हम सामूहिक चेतना कहेंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वास्तव में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सामूहिक चेतना है, वो विशेष रूप से समाजशास्त्रियों के अध्ययन का विषय होती है। सामूहिक चेतना में आपका क्या आ जाएगा भाई? सामाजिक चेतना एक सामूहिक चेतना है। किसी समाज विशेष में किस तरह की चेतना है, समाज किस तरह का अनुभव सोच रहा है, उसकी मानव चेतना का स्तर क्या है, क्या उसमें मानव के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को लेकर के वो समाज चैतन्य है। तो अलग अलग सामाजिक परिधियों में रहने वाले लोगों की एक सामूहिक चेतना का स्तर आपको अलग अलग मिलेगा। और समाज तो एक बड़ी चीज है, उससे छोटी जो इकाई है वो तो परिवार है। परिवार में भी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। कोई परिवार बहुत प्रोग्रेसिव है, कोई परिवार अलग ढंग से, तो अलग अलग चेतना। तो वो चेतना के क्षेत्र हैं सामूहिक दृष्टि से, उन पर हम सामान्य विचार करेंगे। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से जब विचार होता है, तो दार्शनिक दृष्टि से जो एक बड़ा क्षेत्र है, जिसे हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, व्यक्तिगत चेतना कह रहे हैं, आज उस व्यक्तिगत चेतना के क्षेत्र पर हम विचार करते हैं कि वो है क्या। मैं अपनी स्क्रीन आपको प्रेजेंट करूंगा और देन वील डिस्कस।
आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। यस सर। सही देख पा रहे हैं या थोड़ा और इसको थोड़ा? ओह, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया है। सर वही ठीक ठीक परफेक्ट था था सर सर। वो। दिस इज ओके, आई थिंक सो। यस। तो मेरे जो भूमिका आपके सामने रखी थी कि चेतना के क्षेत्रों को यदि आप केवल मान लीजिएगा कि चेतना के क्षेत्र आप केवल योग दर्शन के संदर्भ में ही विचार करना चाहें तो योग दर्शन में आचार्य पतंजलि ने जो चित्त की भूमियां हैं, जो चित्त के ग्राउंड्स हैं, जिन्हें हम चित्त की अवस्था भी कहा, उनको भी हम चेतना का क्षेत्र कह सकते हैं। एक क्षिप्त चेतना और एक मूढ़ चेतना, एक विक्षिप्त चेतना, एक एकाग्र और फिर निरुद्ध चेतना। लेकिन ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये इसकी पृष्ठभूमि वस्तुतः वेदांत है। जो इंडिविजुअल है, आखिर हम जो हैं, दर्शन की दृष्टि से हम हैं क्या? हम चेतन हैं, लेकिन हमारी चेतना के जो क्षेत्र हैं वो कहां कहां से हैं? आपने ये कोश विज्ञान पहले भी पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में था क्या ये कोश? कोई विद्यार्थी मुझे बताए, क्या इस कोश विज्ञान से, इन पंच कोशों से आप परिचित हैं? सर परिचित तो है पर पाठ्यक्रम में नहीं था ये मेरे ख्याल से तो। अच्छा, सर वैसे नॉलेज ली हुई है, मतलब कि जैसे कहीं और से, पर चलिए, ऐसे स्टडी नहीं। जैसा आप जानते हैं इसे हम यहां से आरंभ करेंगे, हम आत्मा से आरंभ करेंगे। एक मिनट, कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है, अभी ज्वाइन कराएं। तो आप देखिए, हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ेंगे। वास्तव में जिस चेतना की बात हम कर रहे हैं, जिस चैतन्य की बात हम कर रहे हैं, वो जो शुद्ध चैतन्य है वो तो आत्म तत्व ही है। उस आत्म तत्व के प्रकृति से संपृक्त होने के पश्चात प्रकृति बुद्धि उत्पन्न करती है। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा का ये जो आनंदमय कोश, जिस लेयर में आत्मा रहती है प्रकृति के संपृक्त, प्रकृति से जुड़ी हुई, विद्यार्थियों से मेरा निवेदन यह है कि वो शीघ्रता से ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि बीच बीच में जब आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ पढ़ाने का एक जो पढ़ाने की एकाग्रता है, पढ़ाने का जो विषय को प्रस्तुत करने का एक जो प्रवाह है वो भंग हो जाता है। चित्त है ना, आखिर तो भाग जाता है। जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक शब्द मेरे पास आता है, फिर मैं जिस विषय को स्थापित, क्योंकि मन जो है ना एक ही समय में एक ही चीज कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि मन बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत फ्रीक्वेंटली कभी इस पर जाता है, कभी इस पर जाता है। चित्त में कभी ये आता है कि कभी ये वृत्ति आती है। इसलिए निवेदन है कि कोशिश करें, जिनको पढ़ना है वो जल्दी ज्वाइन कर लें। तो ये जो आनंदमय कोश है,
ये वास्तव में विशुद्ध चेतना का क्षेत्र है, आप कह सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत चेतना का विशुद्ध क्षेत्र जो है वो आनंदमय कोश है। इस आनंदमय कोश में यदि क्या स्थिति है, आत्मा है, आत्म तत्व के साथ साथ बुद्धि का सात्विक रूप भी यहां है। बुद्धि के सात्विक रूप के कारण आत्मा में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की अनुभूति हो रही है, जो उसके आनंद का कारण है। ये आत्मा का पूर्ण विशुद्ध रूप तो नहीं, लेकिन जिसे हम संप्रज्ञात समाधि की अवस्था वाला रूप है, ये आत्मा का आनंदमय कोश। और जब पूर्ण वाली बात है कि जहां बुद्धि तत्व भी समाप्त, जहां प्रकृति के वो जो असंप्रज्ञात समाधि है, वो तो फिर अलग अवस्था है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो आनंदमय कोश है, ये आनंदमय कोश हमारी जो ये चेतना है, ये जो जागतिक चेतना है, जगत का मतलब इस संसार में हम जो है, उस चेतना का एकदम पराकाष्ठा वाला रूप है, जिसे हम चेतना का शुद्ध क्षेत्र कहेंगे। और आत्मा के चैतन्य के कारण प्रकृति से बनी हुई बुद्धि में चैतन्य का अनुभव होता है। और उससे अगली जो लेयर है, तो आनंदमय कोश जहां आत्म तत्व है, वो लेयर तो अत्यंत सूक्ष्म है। उसके ऊपर प्रकृति ने एक और लेयर जो प्रदान की है, उस लेयर को, उस क्षेत्र को, उस परिधि को यदि हम नाम देना, जो दार्शनिकों ने नाम दिया है, वो विज्ञानमय कोश है। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि विज्ञानमय कोश में, इस क्षेत्र में केवल बुद्धि ही कार्य नहीं करती है। बुद्धि के साथ हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां मिलकर के विज्ञानमय कोश बनाती हैं। तो हमारी चेतना के इस क्षेत्र को, हमारी व्यक्तिगत चेतना के इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं, ये बौद्धिक चेतना का क्षेत्र है। इससे जो पहला जो सूक्ष्म क्षेत्र था, वो आत्मिक चेतना का क्षेत्र था, जिसे हमने आनंदमय कोश के रूप में शास्त्रों में पढ़ा। वो अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र है। उससे थोड़ा स्थूल क्षेत्र विज्ञानमय कोश है, जो हमारी बौद्धिक चेतना का क्षेत्र है। इसमें बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां हमारी सम्मिलित होती हैं। और बुद्धि के भी दो रूप होते हैं, एक सात्विक बुद्धि और एक तामस बुद्धि। ये सांख्य हमें बताता है। अध्यवसायो बुद्धेः बुद्धि क्या है? जो निश्चय करने वाला जो चैतन्य है, जो किसी बाह्य पदार्थ के विषय में मुझे ये ग्राह्य है अथवा अग्राह्य है, अंततः जो निश्चय करने वाली चेतना है, उसको बुद्धि कहते हैं। और इस बुद्धि के दो रूप हैं, एक सात्विक रूप और एक तामस रूप। जब बुद्धि का सात्विक रूप होता है, तो बुद्धि आत्मा के समक्ष जो उपस्थित करती है, वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और जब तामस रूप होता है, तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ऐसा सांख्य हमें बताता है।
तो अब हम इस स्तर के या इस क्षेत्र की जो चेतना को हम क्या कहेंगे, बौद्धिक चेतना। और उसके भी यदि दो क्षेत्र बना दें तो सात्विक बुद्धि वाली चेतना और तामस बुद्धि वाली चेतना। जहां ज्ञानेन्द्रियां मन के माध्यम से, ज्ञानेन्द्रियों से होता हुआ मन के माध्यम से उपलब्ध होने वाला विषय जब बुद्धि के पास पहुंचा, यदि बुद्धि का सात्विक है, बुद्धि सात्विक सत्व का उद्रेक है, सत्व उसमें बढ़ गया है, सत्व गुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर उसको प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वास्तव में उसके चैतन्य में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इसकी अनुभूति कराता है। तो आप कल्पना कीजिए कि वास्तव में चेतना आ कहां से रही है। चेतना का पावर हाउस तो आत्मा है। यहां से वास्तव में चेतना यहीं से चल रही है। यही तो चेतना है, यही तो चैतन्य है। चैतन्य ही आत्मा है, आत्म तत्व ही चेतना है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई चेतना की फ्लेम इस क्षेत्र में जल रही है और उसके ऊपर ये वाला क्षेत्र एक आवरण के रूप में है। यदि ये कवर, ये आवरण जितना विशुद्ध होगा तो यहां से जो चेतना का प्रकाश फैल रहा है वो बुद्धि में भी बहुत बढ़िया जाएगा। जिस सात्विक रूप है बुद्धि का, तो इसका मतलब है कि वो जो लेयर है वो इतनी निर्मल है कि उसमें आत्मा का वो जो चैतन्य है वो बहुत बढ़िया प्रकाशित हो रहा है। कभी कभी, अभी तो पढ़ने की व्यवस्था ऐसी नहीं है, लेकिन हम अपने बचपन में देखते थे गांव में अपने बड़ों को पढ़ते हुए, जब लाइट नहीं थी तो लैंटर्न जलाते थे। और उसे दिन में ही धो मांज करके उसके ग्लास को, उसके कांच को साफ कर लेते थे। कि जब उसको प्रज्वलित करेंगे तो उस ग्लास में से, उस कांच में से आने वाला जो प्रकाश है ना वो बहुत बढ़िया प्रकाश देगा। क्योंकि ग्लास लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि नहीं तो हवा बुझा देगी। तो जितना बढ़िया ग्लास को मांझ के साफ किया गया है, अंदर जलने वाली ज्योति का प्रकाश जो है ना उस कांच के माध्यम से उतना ही बढ़िया फैलता है। ऐसे ही बुद्धि में यदि तमस भर जाए, अंधकार भर जाए, जैसे लैंटर्न की कांच को सही ढंग से साफ न किया जाए, उस पर कारों जमी हो, तो अंदर जलने वाली ज्योति से आने वाला जो प्रकाश है ना वो बहुत मध्यम होगा। इसलिए व्यक्तियों की बौद्धिक चेतना का स्तर जो है ना वो भिन्न भिन्न होता है। इसलिए होता है कि बुद्धि को किस व्यक्ति ने कितने ढंग से साफ किया है, उसकी बुद्धि में कितनी सात्विकता है। यदि तमस ज्यादा भरा हुआ है तो फिर उनकी बौद्धिक चेतना का क्षेत्र भी बड़ा सीमित होगा। फिर जो उनकी आंखें दिखाएंगी उससे वो जो निश्चय करेंगे, निर्णय करेंगे, हो सकता है उनके कल्याण के लिए न हो। जो उनको अन्य ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्रदान करेंगी, बुद्धि अंततः उसका निश्चय करेगी what to do and what not to do। तो बुद्धि में सात्विकता है तो बुद्धि का मार्ग जो है वो तो सारथी की तरह है। आता है ना उपनिषद में, गीता में भी इसकी चर्चा है कि बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। ये तो शरीर तो रथ है।
और ये जो इंद्रियां हैं ये तो अश्व की तरह है, मन तो लगाम की तरह है, बुद्धि सारथी की तरह है, आत्मा रथी की तरह है। ऐसा विशिष्ट वर्णन हमें उपनिषद में और गीता में मिलता है। तो बात चल रही है कि एक आत्मिक क्षेत्र चेतना का, उससे अगला क्षेत्र है बौद्धिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी चेतना का व्यवहार है, इसमें बुद्धि है, बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रियां हैं। बुद्धि का यदि सात्विक रूप है तो यहाँ की चेतना की अनुभूति अलग है, और बुद्धि का यदि तामस रूप है तो उस चैतन्य की अनुभूतियां अलग होंगी। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति का जो बौद्धिक क्षेत्र है, जो बौद्धिक क्षितिज है, जो इंटेलेक्चुअल हॉराइजन है, वो क्षेत्र जो है ना, बहुत जो जिनकी बुद्धि बड़ी सात्विक होती है उनकी बौद्धिक क्षेत्र की सीमा बहुत बड़ी होती है। उसमें प्रकाश होता है और उस प्रकाश में वो विषयों का विवेक सही ढंग से कर पाता है व्यक्ति। हमारे यहां बुद्धि के शोधन के लिए ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, ऐसा नीति में हमें श्लोक मिलता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। शरीर जो है ना वो जल से शुद्ध होता है, स्नान आदि करके हम शरीर में शुद्धता का अनुभव करते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति, और मन का शोधन सत्य से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का आचरण अपनाने लगता है, जितनी जितनी मात्रा में उस व्यक्ति का मन उतना उतना ही शुद्ध और सबल बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जैसे जैसे व्यक्ति के ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का क्षेत्र, उसके बौद्धिक चेतना का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता जाता है। उसके सोचने का जो तरीका है, उसकी जो सोचने की दृष्टि है, बहुत विस्तृत हो जाती है। तो दूसरा क्षेत्र हमारी व्यक्तिगत चेतना का दूसरा क्षेत्र हुआ बौद्धिक चेतना वाला क्षेत्र, हमारी बौद्धिक चेतना। बुद्धि का विस्तार, तो बुद्धि में जितनी सात्विकता आएगी, बुद्धि उतनी प्रकाश से युक्त होगी और ये बौद्धिक चेतना उतनी ही दूर दूर तक फैलेगी। फिर व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सूक्ष्म पदार्थों को भी देख पाता है, उनके बारे में भी निर्णय लेता है। विवेकी बुद्धि। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आने वाली चीजों को भी पहले ही भांप लेते हैं। यस सर। जी सर। तो कहीं इसका मतलब है कि उन्होंने अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने पढ़ने पढ़ाने से अपनी बुद्धि को इतना सूक्ष्म कर लिया है। कुछ लोग ऐसे, उनकी बुद्धि जो है ना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जो बहुत, कुछ लोगों की, मान लो मेरा जैसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि मोटी है, वो हो सकता है बहुत सूक्ष्म विषयों में न घुसे, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि जो है ना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में भी पेनिट्रेट कर सकती है, झांक सकती है, देख सकती है कि क्या तत्व है। तो ये हमारी व्यक्तिगत चेतना का वास्तव में दूसरा के लिए क्षेत्र है। एक तो आत्मिक क्षेत्र है, दूसरा बौद्धिक चेतना। और बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि देखिए ना, दो ही रूप है बुद्धि के, तामस और सात्विक, ऐसा सांख्य बताता है शास्त्र। ये कोई मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं। जो कुछ मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हाँ, केवल एक शैली जिसमें मुझे उपस्थित करना है ये मेरी अपनी है, लेकिन बाकी तो सब आचार्यों का दिया हुआ है।
बाकी तो सब शास्त्रज्ञों ने दिया हुआ है। इससे जो अगला क्षेत्र है वो मन का क्षेत्र है, जिसे हम मनोमय कोश भी कहते हैं। और इसमें क्या है, मनोमय कोश में मन अकेला नहीं है, मन प्लस ज्ञानेंद्रिय। अर्थात ज्ञानेंद्रियां जो भी बाह्य विषयों का ग्रहण करती हैं, उसको मन को सौंपती है पहले। मन उसमें संकल्प विकल्प करता है, ये मैं करूं या न करूं, करूं या न करूं। ऐसा करने का एक मन मेरा ऐसा कह रहा है कि ऐसा मैं कर लूं, दूसरा कह रहा नहीं 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 मैं ऐसा ना करूं। हम कई बार अनेक बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ने के बाद या किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को सुनने के बाद मन संकल्प करता है कि मैं कल से ऐसा ही करूंगा। यदि किसी ने ऐसा व्याख्यान दिया, किसी योग के आचार्य ने, किसी योग के आप जैसे विद्यार्थी ने किसी के सामने ऐसा व्याख्यान दिया, एक विद्यालय में जाकर के विद्यार्थियों के सामने, कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके योग की प्रक्रिया और ये सब करने से व्यक्ति को कितना लाभ होता है, तो अनेक बार ऐसा है कि उसको सुनने वाले व्यक्ति विद्यार्थियों के मन में ऐसे संकल्प आएगा कि कल प्रातः काल मुझे यही आरंभ कर देना है। मैं सूर्योदय से पहले जग करके और जैसा मुझे बताया गया है मैं उस तरह का आचरण करूंगा, ऐसा संकल्प करके वो सोता है। और जब प्रातः काल जगने का समय होता है तो वही मन जिसने कल संकल्प किया था कई बार विकल्प उपस्थित कर देता है और कहता है कि आज नहीं कल से करें, आज नहीं कल। तो ये जो मन है संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है। तो ये हमारी चेतना का मानसिक क्षेत्र है। और मन में जितनी जितनी सात्विकता बढ़ेगी, मन में उतना उतना प्रकाश बढ़ेगा। मन में जितना जितना रजोगुण बढ़ेगा, मन में उतनी उतनी चंचलता बढ़ेगी। मन में जितना जितना तमोगुण बढ़ेगा, उतनी उतनी मूढ़ता बढ़ेगी। तो ये हमारी चेतना का, ये हमारी व्यक्तिगत चेतना का, हमने दो क्षेत्रों में चेतना को पठन पाठन की दृष्टि से दो क्षेत्रों में विभक्त किया। एक व्यक्तिगत चेतना और दूसरा सामूहिक चेतना। और व्यक्तिगत चेतना के अंतर्गत एक क्षेत्र है आत्मिक चेतना का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है बौद्धिक चेतना का क्षेत्र है, तीसरा मानसिक चेतना का क्षेत्र है। और ये मैं वेदांत की दृष्टि से हम लोग विचार कर रहे हैं, बुद्धि और मन इन दोनों के अंतर्गत ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव वेदांत मानता है। तो आप ये कहें कि ये जो मन और बुद्धि है यही चित्त है वेदांत की दृष्टि से। लेकिन आप कल्पना कीजिए, यहां से आने वाला चैतन्य, चेतना का प्रकाश, आत्मा से आने वाला जो प्रकाश है, और जब निर्मल बुद्धि में पहुंचा, बुद्धि सात्विक है, तो फिर वहां से आने वाला जो प्रकाश है फिर मन में पहुंचेगा। चेतना तो वहीं से आ रही है। यदि मन भी सात्विक मन है, मन को भी हमने सत्याचरण से शुद्ध कर रखा है। पीछे मैंने बताया ना, मनः सत्येन शुध्यति। कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका मन जो है ना वो सात्विक बन जाए, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसे सत्याचरण करना आरंभ, उसे सत्य का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे अपने प्रति सत्य होना पड़ेगा। We have to be true ourselves। पहली सत्यता तो अपने लिए है। यदि मैंने कोई संकल्प किया है तो मैं ये दृढ़ करूंगा कि नहीं नहीं, ये मैंने ये प्रतिज्ञा की है, ये संकल्प किया है, तो मुझे ये पूरा करना है। इसका मतलब है कि मैं अपने प्रति सत्य हूं।
फिर व्यक्ति में जैसे जैसे सत्य बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मन जो है ना बड़ा ताकत वाला हो जाता है। सच्चे व्यक्ति में बड़ी ताकत होती है, आप और हम सब इसका अनुभव करते हैं। सच्चे व्यक्ति जैसा निर्भय कोई नहीं होता। जितना जितना सच मन में होगा उतना उतना व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। भले ही शारीरिक दृष्टि से उसके पास आप देखें कि हो सकता है उसके पास बढ़िया मसल्स ना हो, उसके पास बढ़िया शरीर ऐसा ना हो कि भाई पता नहीं, सामान्य शरीर भी, लेकिन मन में सत्य हो तो आप देखिए कृशकाय व्यक्ति भी बड़े बड़े सत्ताओं से टकरा सकता है। गांधी जी थे जैसे सर। हाँ, महात्मा गांधी, बिल्कुल आपने सही उदाहरण। और मन यदि असत्य से भरा हुआ है तो फिर उस व्यक्ति से कमजोर कोई नहीं होगा। हाँ, वो कोशिश तो करेगा धमकी देने की, अपने शारीरिक बल को प्रदर्शित करने की, लेकिन मन में कमजोरी है ना तो देर तक नहीं रह सकता। मैं किसी पुस्तक में पढ़ रहा था, विचारक ने अच्छा लिखा, उन्होंने कहा कि भाई सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मुझे ये स्मरण नहीं रखना पड़ता कि मैंने उसको क्या कहा था और इसको क्या कह रहा हूं। सच बात तो हरेक को एक ही तरह से बताई जाएगी, यही सच है। तो ये हमारी मानसिक चेतना का क्षेत्र होता है, जहां हमारा मन विचरण करता है। उस क्षेत्र में जहां हमारी ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विचरण कर रहा है, संकल्प विकल्प करता हुआ, ये हमारी व्यक्तिगत चेतना का मानसिक क्षेत्र है। नहीं, वो विकल्प वृत्ति वो नहीं है। विकल्प का मतलब है उससे बदल जाना। आपने एक सम्यक कल्पना की, यहां इसको इस दृष्टि से देखिए, एक सम्यक कल्पना की, आपने सोचा कि मुझे करना है, और विकल्प आप उपस्थित करेंगे कि नहीं ये ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने जो संकल्प किया था, जो रिजॉल्व किया था, उससे आप बदल रहे हैं। इसे इस दृष्टि से सोचें। अपने रेजोल्यूशंस को हम बदलते रहते हैं। कमजोर मन वाले व्यक्ति जो है ना, चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो हमेशा जो है ना कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। हाँ, बस सोचते रहते हैं। मन कुछ करने का संकल्प करता है, ये मुझे करना है। उनका मन ऐसा होता है कि वो बढ़िया संगीत सुनेंगे तो उसको लगता है कि अरे मुझे तो बस संगीत ही पढ़ना है। वो किसी बढ़िया तबले बजाने वाले को सुन ले के ओहो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है, बस मैं ये चीज करूंगा। और फिर ऐसा ही करते रहते हैं, अपने उन रिजोल्यूशंस को जो है ना बदलते रहते हैं। तो कुछ करने की सोचना, फिर उसको बदल देना, तो करने की सोचना ये संकल्प हो गया, फिर उसको बदल देना ये विकल्प हो गया। इस दृष्टि से आप सोचें, ऐसा हमारा मन करता रहता है। हम रोज चीजें बदलते रहते हैं, हम रिजॉल्व। लेकिन कुछ पक्के मन वाले व्यक्ति होते हैं, एक बार रिजॉल्व कर लें सोच विचार करके, बस फिर बढ़ जाते हैं। तो चलिए, अब ये हमारी चेतना का, व्यक्तिगत चेतना का ये मानसिक क्षेत्र हो गया। क्षेत्र जैसा कि मैंने आरंभ में जब पढ़ाना आरंभ किया था कि भाई इस दृष्टि से कि कोई एक सीमा, एक लेयर, एक परिधि, तो इस दृष्टि से आत्मिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, फिर मानसिक क्षेत्र। अच्छा, उससे आगे क्या आता है? उससे आगे प्राण है। ये और एक स्थूल लेयर है, यूं समझ लीजिए। आत्मा के ऊपर पहली विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय कोश, उसके ऊपर बुद्धि के एक लेयर विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर
मन की एक लेयर ये मनोमय कोश, और उसके ऊपर प्राण की लेयर प्राणमय कोश। प्राण तो एनर्जी है। हमारे शरीर की शक्ति हमारे प्राण में बसती है। प्राण न हो तो शरीर काम नहीं करेगा। मन कितना ही संकल्प कर ले, लेकिन ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो मन फिर पड़ा पड़ा संकल्प करता रहेगा। उस संकल्प को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। बुद्धि ने कोई निर्णय किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय दिया कि चलो दौड़ो, लेकिन प्राण एनर्जी नहीं है तो बस दौड़ना मुश्किल है। तो ये जो प्राणमय कोश है, इसमें प्राण और कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और पंच प्राण मिलकर के ये कोश तैयार होता है। ये क्षेत्र तैयार होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, और हमारी पंच कर्मेंद्रियां ये कार्य करती हैं। देखो, ज्ञानेंद्रियों का काम तो केवल ज्ञान प्राप्त कराना है, लेकिन मान लीजिएगा कि आंख ने कोई पदार्थ देखा जो मुझे चाहिए, तो अब उस पदार्थ को लेकर के आना है, तो फिर ये एग्जीक्यूशन तो कर्मेंद्रियां ही करेंगे। आंख तो जाएगी नहीं उस पदार्थ को उठाने। पैरों को आदेश मिलेगा, पैर वहां तक हमें ले जाएंगे, फिर हाथों को आदेश मिलेगा, हाथ उसे उठाएंगे, उठा के लाएंगे। ये सब कर्मेंद्रियां हैं, और इस सब के लिए प्राण चाहिए, इसके साथ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी के मूवमेंट संभव नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं, जो मेरी वाक कर्मेंद्रिय है, यदि एनर्जी न हो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। यदि प्राण शक्ति न हो तो मुझे जो कुछ भी मेरे विचार आ रहे हैं, बुद्धि से, मन से जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, उनको कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। और कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति थका हो, इतना भी थक जाते हैं, दे कैन नॉट स्पीक अ वर्ड। प्राण शक्ति। देखिए, जिस संकट के समय से हम सब लोग गुजर रहे हैं, हमने पीछे देखा है, अभी कुछ ही समय पहले तूफान गुजर के गया है। जहां लोग ऑक्सीजन का जैसे ही लेवल डाउन हुआ, प्राण शक्ति जैसे ही शरीर में कम हुई, लोगों को चलना फिरना, अब क्या है, प्राण शक्ति कम हो रही है, और शरीर कोशिश कर रहा है कि बाहर से उस प्राण शक्ति को, उस ऑक्सीजन को अंदर ज्यादा से ज्यादा खींचे, लेकिन तो हमारा जो प्राण है ना, ये हमारी, ये कह लीजिए हमारी ऊर्जा की चेतना का क्षेत्र है। लेकिन ये सब आ यहीं से रहा है। लेकिन चीजें स्थूल होती जा रही हैं, धीमे धीमे स्थूल हो रही हैं चीजें। देखिए, मैंने यहां साइड में लिखा हुआ है सूक्ष्म शरीर, वेदांत में ये तीनों कोश मिलकर के, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये तीनों कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तो आप ये देख लीजिए, ये चेतना का जो बौद्धिक क्षेत्र है, चेतना का जो मानसिक क्षेत्र है, चेतना का जो प्राणमय क्षेत्र है, प्राण वाला क्षेत्र है,
ये तीनों क्षेत्र मिलकर के हमारे सूक्ष्म शरीर की चेतना का एक क्षेत्र बन जाता है, सूक्ष्म शारीरिक चेतना। आपने पढ़ा होगा, ये संभवतः आपके पाठ्यक्रम में होगा कि वेदांत में सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत कितने तत्व होते हैं? आपको किसी को स्मरण है? नहीं हो तो देखकर सामने बताओ। पांच प्राण हो गए, पांच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पांच कर्मेंद्रियां हो गई, 15 हो गए। पंच प्राण है ना? आप यस और नो कोई तो बोले। यस सर। यस सर। पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये 15 मन और बुद्धि। मन तो क्या इसमें बुद्धि जी। क्या इसमें उपप्राण जो नाग, कुर्म, कृकाल, धनंजय वो भी ऐड, वो भी उनको भी काउंट करेंगे या उनको नहीं? ऐड नहीं करते, उनको काउंट नहीं करते। ये जो मुख्य प्राण है इन्हीं को, उप प्राणों को नहीं करते। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय उनको नहीं, वो केवल उनके उन प्राणों के जो कार्य वाली चीज है कि ये वाले जो उप प्राण है शरीर में कौन सा क्या करता है, वो उस दृष्टि से उनकी उप प्राण की व्यवस्था है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में ये जो पंच प्राण है, जो प्रमुख पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, ये मिलाकर 17 तत्व होते हैं। ऐसा सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में वेदांत मानता है। यहाँ अहंकार का अंतर्भाव मन और बुद्धि में ही कर देते हैं, इसलिए उसको अलग से परिगणित नहीं किया है। लेकिन सांख्य के संदर्भ में अहंकार को और जोड़ लेते हैं, तो फिर वहां 18 तत्व हो जाते हैं। लेकिन वहां प्राण का परिगणन नहीं करते। वहां पंच प्राण की जगह जो पंच सूक्ष्म भूत हैं, पंच सूक्ष्म भूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। चलिए, लेकिन यहां हम जो वर्तमान पढ़ रहे हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर बना, तो ये हमारी सूक्ष्म शारीरिक चेतना का क्षेत्र है, हमारा प्राण, मन, बुद्धि। और उसके ऊपर जो है, आप जानते हैं, ये हमारी शरीर है, अन्नमय कोश है। संस्कृत में अन्न शब्द से कहते हैं जो खाया जाता है। इसका जिसका खाना और पीना किया जाता है वो सब अन्न कहलाता है। तो हमारा जो शरीर है ना, वो हमारे भोजन आदि पर निर्भर है कि हम किस तरह का भोजन आदि करते हैं। तो ये जो भौतिक शरीर है, जिसमें पंच महाभूत हैं, इनसे मिलकर ये शरीर बना है। और फिर जैसा जैसा हम लोग भोजन आदि करते रहते हैं, जैसा जैसा अन्न ग्रहण करते रहते हैं, वैसा वैसा हमारे शरीर में स्थितियां बनती हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ आत्मा से निकलने, आत्मा से जो चेतना हमें बुद्धि पहुंची, बुद्धि यदि सात्विक है तो चेतना, फिर मन सात्विक है तो फिर प्राण में भी हम एनर्जी अनुभव कर रहे हैं। मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मन में कोई समस्या नहीं है। और हमारे ये जो प्राण और वास्तव में जिसे हम शरीर कह रहे हैं, स्थूल शरीर, ये प्राण से स्थूल जो है ना हमारा शरीर है, लेकिन इसके अंतर्गत काम करने वाली हमारी जो एनर्जी है ना, वो हमारे प्राण पर निर्भर करती है।
ऐसे तो सबको पुष्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे में जो है ना, ये मैंने इसलिए रखे कि ये एक दूसरे से सब जुड़ी हुई चीज है, परस्पर जुड़ा हुआ है। तो चेतना यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, और ये सारी की सारी जो चेतना है मिल करके ये वास्तव में व्यक्तिगत चेतना का क्षेत्र बनता है। ये चेतना का स्रोत है, और ये चेतना का व्यक्तिगत चेतना का शरीर जो है ना, ये एंड है, ये समझ लीजिए, ये अंतिम है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली चेतना यहाँ तक पहुंच रही है, और बीच में ये और क्षेत्र हैं। यदि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये जो दो क्षेत्र हैं, मन और बुद्धि वाले, ये दो क्षेत्र यदि सात्विकता से भरे हुए हैं, तो यहां से चलने वाली जो चेतना है, यहां से रिफ्लेक्ट होने वाला जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो यहां तक जो है ना, हमको पूरा शरीर, हमें जो है ना, हमारे शरीर में भी उस चेतना का हमें उतना ही अनुभव होता है। लेकिन बुद्धि यदि तामस है, मन में भी तमस भरा हुआ है, तो फिर प्राण भी उतने ऊर्जावान नहीं होते हैं। कर लेंगे, अरे फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे भाई, आलस्य में पड़े रहते हैं। एनर्जी का ऐसा अनुभव नहीं होता है, शरीर में भी आलस्य रहता है, क्योंकि एनर्जी नहीं है ना, मन कमजोर है, बुद्धि अविवेकशाली है, बुद्धि कोई सही निश्चय नहीं कर पा रही है, क्योंकि बुद्धि को अंततः निश्चय करना होता है। मन भी जो है ना भ्रमित है। उस अवस्था में प्राण भी जो है ना, शरीर भी जैसा निष्प्राण वाली अवस्था है, सॉरी निष्प्राण है, प्राणमय कोश भी, और फिर शरीर में भी वो निष्प्राणता नजर आती है। ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है, कुछ करने के लिए ऐसा अनुभव नहीं होता है। कहीं कैसे पता, किसी किसी व्यक्ति को आप पूछो तो क्या है जी, क्या कर रहे हो, कि बस फोड़ रहे हैं, दिन दिन फोड़ रहे हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं कई बार लोग, बस काट रहे हैं जी दिन। इसका मतलब है कि ऊर्जा का बड़ा अभाव। तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर ही आप निश्चय कर सकते हैं कि नहीं भाई, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुद्धि को सात्विक बनाना है, मन को भी सात्विक बनाना है। जब बुद्धिमान सात्विक होंगे तो आत्मा से आने वाली चेतना इनमें रिफ्लेक्ट होती हुई हमारे प्राण शक्ति और हमारे शारीरिक शक्ति को जो है ना, बहुत हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार करेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ये चेतना का व्यक्तिगत क्षेत्र या व्यक्तिगत चेतना का क्षेत्र, इस पर विचार किया। यद्यपि कहीं पुस्तकों में चेतना के क्षेत्र को लेकर ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन मुझे अध्ययन के पश्चात ऐसा अनुभव हुआ कि यदि हम क्षेत्र को पहले डिफाइन कर लें, क्षेत्र यदि परिधि और सीमा या लेयर को हमने डिफाइन कर लिया, कोष जो है ना, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत चेतना का क्षेत्र है। और फिर जब हम सामूहिक चेतना की बात करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, आप देखेंगे आपका पाठ्यक्रम चेतना का अर्थ, परिभाषा व क्षेत्र, मानव चेतना का स्वरूप, ये तो हम लोग लगभग पढ़ ही चुके हैं, मानव चेतना का स्वरूप। लेकिन मानव चेतना के अध्ययन की आवश्यकता और मानव चेतना का वर्तमान संकट, तो मानव चेतना के वर्तमान संकट की जो बात हम कर रहे हैं, फिर उसे हम लगता है कि यही व्यक्तिगत स्तर पर संकट है।
और चूंकि संकट व्यक्तिगत स्तर पर है चेतना में, तो फिर वो संकट हमें सामूहिक दृष्टि से भी दिख रहा है, समाज में भी दिख रहा है। चाहे वो शारीरिक रोगों के रूप में हो, चाहे वो मानसिक रोगों के रूप में हो। तो भाई जो लोग इस विज्ञान को जानेंगे वो स्वयं इसको अपना करके अपना कल्याण करेंगे, और इसका जितना बाहर प्रचार प्रसार हो सकता है तो समाज का भी कल्याण होगा। आज हम यहीं पाठ समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट मंडे